नमस्कार, मैं हूं सुमन श्रुति और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम पड़ताल में। आज की पड़ताल में हम बात कर रहे हैं उन मेहनतकश लोगों की जो भारत को जोड़ते हैं, संवारते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो उन्हें पराया बना दिया जाता है। सवाल साफ है, क्या इस देश में हिंदी बोलना गुनाह हो गया है? क्या उत्तर भारत से आना कोई जुर्म है? सोचिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ऐसे इन राज्यों से लोग जब काम की तलाश में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में जाते हैं तो क्या वे इस देश के ही हिस्से नहीं हैं? वो लोग जो शहरों की इमारतें खड़ी करते हैं, ढाबे में बर्तन मांजते हैं, टैक्सी चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं और होटलों में खाना बनाते हैं, वही लोग जब हिंदी में बात करते हैं तो उन्हें थप्पड़ मारे जाते हैं, गालियां दी जाती हैं और सबसे बड़ी बात, बाहरी कहकर जलील किया जाता है। जिस देश में संविधान कहता है सबको समान अधिकार है, वहां मेहनत करने वालों को सबसे कम सम्मान क्यों? यही वो असली सवाल है जिससे हर कोई कतराता है। भाषा, धर्म, जाति, इन सब के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन असली लड़ाई सम्मान की है। राजनेताओं का ये दोहरा चेहरा देखिए। जब हिंदी फिल्में बनती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती है। क्रिकेटर जब जीतते हैं तब सब जश्न मनाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गरीब हिंदी भाषी मजदूर हिंदी बोलता है तो उसकी भाषा से तकलीफ होने लगती है। अब एक बात सोचिए, अगर हिंदी से इतनी ही दिक्कत है तो क्या सिंघम मूवी का मराठी डायलॉग आता माझी सटकली हिंदी दर्शकों को पसंद क्यों आता है? क्या किसी ने मराठी डायलॉग पर बवाल किया? नहीं, क्योंकि आम लोग जुड़ते हैं भाषा से नहीं, भावना से। जब किसी डायलॉग से जज्बा जुड़ जाता है तो वो दिल से जुड़ जाता है। सच्चाई ये है कि देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता कि भाषा कौन सी है, वे भावनाओं को समझती है, राजनीति नहीं। संविधान कहता है ना भाषा से भेद होगा, ना धर्म से, ना जाति से, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा काम करने वालों को सबसे कम इज्जत मिलती है। वे लोग जो शहरों को बनाते हैं उन्हें ही शहर से बाहर कर दिया जाता है। क्या इस देश में अब अपने ही घर में रहने के लिए किसी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो अपना है? अब बात करते हैं उस राजनीति की जो भाषाओं को मोहरा बना रही है। महाराष्ट्र की एक पार्टी MNS जो अब ना चुनाव जीतती है, ना जनता में समर्थन रखती है, वो अब भाषा को हथियार बना रही है। राज ठाकरे साहब के पास ना सांसद है ना विधायक। 2024 में 125 सीटों पर चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीत पाए। वोट प्रतिशत सिर्फ 1.5%। तो क्या अब गरीब हिंदी भाषियों को मारना ही राजनीतिक अस्तित्व को बचाने का ये आखिरी रास्ता रह गया है? भारत में 19,000 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। हिंदी को 44% भारतीय मातृभाषा मानते हैं, लेकिन सोचिए, यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, जहां हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, अवधी, मैथिली, मारवाड़ी और हरियाणवी भी बोली जाती है, वहां भाषा के नाम पर कोई विवाद क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां सम्मान है, अपनी और दूसरों की भाषा का भी। अगर हिंदी असहनशील होती तो क्या दक्षिण भारत की फिल्में आज हिंदी बेल्ट में सुपरहिट होती? क्या नागपुर में RSS का मुख्यालय होता? क्या हिंदी भाषी दर्शक कांतारा, पुष्पा और बाहुबली जैसे फिल्मों को उतना ही प्यार देते? नहीं साहब, ये लड़ाई भाषा की नहीं, सत्ता और वोट की है। अब बात आती है उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा झूठ फैलाया गया, त्रिभाषा फॉर्मूला यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार स्कूलों में हिंदी थोप रही है, लेकिन 2020 में लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि छात्रों पर कोई विशेष भाषा थोपी जाएगी। इस नीति के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी और एक विदेशी भाषा। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी ये तय करने की पूरी आज़ादी राज्य सरकारों और छात्रों को दी गई है। यहाँ तक कि नीति में यह भी कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा या मातृभाषा में दी जानी चाहिए ताकि बच्चों को बेहतर समझ और जुड़ाव मिल सके। इसका मतलब है कि हर राज्य अपनी भाषाई प्राथमिकता को कायम रखते हुए भी शिक्षा दे सकता है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में अभी भी सिर्फ 2 भाषाएं, तमिल और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है और ये पूरी तरह राज्य सरकार की मर्जी से है।
त्रिभाषा फॉर्मूला कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी नींव 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार ने रखी, फिर 1986 में राजीव गांधी सरकार और 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने इसे दोहराया और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी बताया। 2020 की नीति उसी दिशा में एक लोकतांत्रिक अप्रोच है, जबरदस्ती नहीं विकल्प है। परंतु अफवाह फैलाई गई कि हिंदी थोपी जा रही है, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी भाषा, चाहे वो हिंदी हो या मराठी, अनिवार्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इतिहास गवाह है, जब 1937 में मद्रास सरकार ने हिंदी अनिवार्य की थी, तब पेरियार साहब ने इसका विरोध किया था। 1940 में वो नीति वापस ले ली गई। उसके बाद से तमिलनाडु ने त्रिभाषा फॉर्मूले को कभी नहीं अपनाया। ये राज्य की स्वायत्तता का हिस्सा रहा है। लेकिन आज अगर कोई भी कहे कि केंद्र सरकार हिंदी थोप रही है, तो ये ऐतिहासिक तथ्यों से गलत और राजनीतिक रूप से भ्रामक है। महान समाज सुधारक विनोबा भावे, जो खुद मराठी भाषी थे, उन्होंने कहा था, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन अपने देश में हिंदी की इज्जत ना हो, ये मैं सह नहीं सकता। और इस मुद्दे पर अगर कोई पंक्ति सबसे ज्यादा प्रासंगिक है तो वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। तो फैसला आपको करना है कि आप भाषा के नाम पर देश को टूटने देंगे या आवाज उठाएंगे उस मेहनतकश लोगों के लिए जो बिना कुछ कहे सिर्फ आपके शहरों को खड़ा कर रहा है। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मजदूरों की नहीं, ये लड़ाई संविधान, सम्मान और भारत की आत्मा की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे और करेंगे ऐसे ही किस्से मुद्दे पर पड़ताल। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूसीएन न्यूज़। धन्यवाद।